स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 5 का अकाउंटिंग का फर्स्ट क्लास। सेमेस्टर 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब होता है कंपनी अकाउंट्स। मतलब जो भी अब हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे वो कॉर्पोरेट्स का सीखेंगे। आज तक हमने जो भी अकाउंटिंग सीखा है, चाहे वो सेमेस्टर 1 में रहा हो या फिर सेमेस्टर 4 में रहा हो, वो सब नॉन कॉर्पोरेट का था, इंडिविजुअल का था, पार्टनरशिप का था। अभी जो अकाउंटिंग हम लोग सीखने वाले हैं वो कंपनी का अकाउंट्स होगा, और कंपनी का अकाउंट्स हमेशा बैक्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 रहेगा। मतलब उसको हमेशा किसका बात फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले हम उसका देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है हमारा, और कैसे कैसे क्या किसका क्या मार्क्स पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, या फिर ऐसे लिख देते हैं इशू कॉमा फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही 3 टॉपिक आएगा, इशू कॉमा फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसमें से कम मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हम यहाँ पे मिनिमम 10 मार्क्स लिख रहे हैं, 10 मार्क्स से ज्यादा भी आ सकता है, 10 मार्क्स से कम तो नहीं आ सकता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। सेमेस्टर 5 ये सीसीएफ का सिलेबस है, सब बता रहे हैं, सुनो। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू कॉमा राइट इशू। अब ये जो चैप्टर है ना, ये इसी के अंदर छिपा हुआ रहता है, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, बट बहुत सारा बुक में अलग करके दिया रहता है, और जनरली इससे क्वेश्चन आने का जो संभावना है बहुत कम होता है, बहुत कम। पर इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा। थर्ड चैप्टर होता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, और 10 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ये बोनस इशू राइट इशू कितना में दे सकता है? 10 मार्क्स में। बहुत मेजोरिटी टाइम देता ही नहीं है, दिया तो 10 मार्क्स में देगा। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स 10 मार्क्स। उसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये भी 10 मार्क्स का, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। और पहले क्या हुआ करता था ना, पहले मतलब सीबीसीएस का बता रहे हैं, अंडरराइटिंग और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में और आता था। अभी पता नहीं नया में क्या होगा, लेकिन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। ये 4 चैप्टर मिला के कंप्लीट एक यूनिट है, जो तुम्हारा सिलेबस में दिया हुआ है। ये एक यूनिट हो गया। अब दूसरा यूनिट में 5वां नंबर चैप्टर में हम लिख रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी 10 मार्क्स का टॉपिक है, उससे ज्यादा में आज तक नहीं आया। बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जिसको हम लोग बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं। ये भी जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का ही वेटेज रखता था, और आगे भी वही रखेगा, उससे ज्यादा का वेटेज रख नहीं सकता। सातवां चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
आज तक सीबीसीएस में या उसके पहले तक भी इससे 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता था, 10 मार्क्स। सब थोड़ी दे देगा, लेकिन सब इतना वेटेज रखता है। अब ये एक यूनिट हो गया, ठीक है। 8वां चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 9th चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब ये एक तो यूनिट है, जनरली इसमें से पहले और आया करता था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, पता नहीं न्यू में क्या होगा, लेकिन दोनों के लिए हम 10 मार्क्स लिख दे रहे हैं। अगर और में भी आएगा तो 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा। 10th चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट्स। अब ये एक सेपरेट यूनिट है जो 15 मार्क्स का आएगा। डेफिनेटली तुम्हारा पैटर्न में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ लोग चेंज करेंगे, किसी को 15 कर देंगे, 15 का 5। यहां तक अब देखो ये एक सेपरेट यूनिट है, यहां तक सीबीसीएस का सिलेबस हुआ करता था। सीसीएफ में एक चैप्टर और बढ़ा दिया, बोला 11th चैप्टर। तो सीबीसीएस जिसका है वो लोग सेम पढ़ाई पढ़ेंगे, एक चैप्टर कम, और जिनका सीसीएफ है वो लोग एक चैप्टर ज्यादा पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जो कि पहले 10 मार्क्स का आया करता था। पता नहीं अभी क्या होगा, जो भी है अभी उन लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब ये सिलेबस है, और इसमें से कहीं से भी हम थ्योरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थ्योरी कंपलसरी में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, कंपलसरी में थ्योरी नहीं आ सकता, चॉइस में भले आ सकता है, किसी में से कुछ बोल दिया अगर, ठीक है। हाँ, मतलब थ्योरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि पहले भी पेपर पैटर्न देख रखे हैं सीबीसीएस का, तो सीयू ये सब में थ्योरी नहीं देता, इस सब में पूरा सम्स रहता है। अब ये हम लोग का सिलेबस है, 11 चैप्टर है अकाउंट्स में, ठीक है। अगर इसको हम इसके साथ जोड़ दें, जो कि किताब में एक ही साथ दिया रहता है, तो 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर बहुत होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो एकदम बेस सेट करेगा पूरा आने वाला सिलेबस के लिए। इसी चैप्टर में हम लोग मोटा मोटी बैलेंस शीट बनाना भी सीख लेंगे, जो तुम फॉर फ्यूचर री इशू में सीखोगे, ठीक है, जो तुम फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स में सीखोगे। इसके अलावा एक और सीबीसीएस में, इसके अलावा एक और डिफरेंस है, प्रीवियस सिलेबस जो सेमेस्टर 5 सीबीसीएस था, उसमें एक चैप्टर था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एंड अमलगमेशन, तो वो हटा दिया गया है, वो हो सकता है सीसीएफ में बाद में आएगा। तो ये सीसीएफ का सिलेबस है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू के साथ। उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंपनी होता क्या है, कितने तरह कंपनी है, फीचर्स, एंड फिर हम लोग मूव करेंगे सम्स में। बस तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट्स हेडिंग दे दो, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी होता क्या है, क्या क्या उसका फीचर्स है। ये सबको अपना लोअर क्लास में पढ़ा है, भूल गया है वो अलग बात है। तो ये कौन है, पब्लिक, जनरल पब्लिक। और यहां पे मान लो एक कंपनी है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पब्लिक क्या करता है ना, पैसा देता है, फंड्स देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, किसमें, कंपनी में। और कंपनी क्या करता है, उस पैसा के बदले उनको शेयर्स दे देता है, उनको मालिकाना हक दे देता है, उनको शेयर होल्डर बना देता है।
तो कंपनी शेयर ऑफर करता है पब्लिक को, जो जो इंटरेस्टेड पब्लिक होता है उसके बदले कंपनी को पैसा देता है। अब इतने सारे लोग मिलके जब पैसा लगा रहे हैं और जो शेयर खरीदेगा वो मालिक बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, इसलिए कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, तो लिखो शेयर कैपिटल की एक लाइन लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ कंपनी which is subscribed by जनरल पब्लिक। जिसके लिए सब्सक्रिप्शन कौन देता है, पैसा कौन लगाता है, जनरल पब्लिक। तो कंपनी का एकदम सिंपल सा मतलब समझे। अच्छा, इन शेयर होल्डर्स को इसके बदले क्या मिलेगा, इन शेयर होल्डर्स को इसके बदले डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। ये जो पब्लिक पैसा लगाएगा, क्यों पैसा लगाएगा कंपनी में, इनके बदले इनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेगा। ये लोग कंपनी के मैटर्स में वोट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, वोटिंग डाल सकते हैं। मालिकाना हक, ठीक है, ओनरशिप मिल जाएगा इनको कंपनी का, ये कंपनी के मालिक बन जाएंगे। मान लो कोई फुचका वाला नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीद लिया तो वो भी कंपनी का मालिक कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी। पहला फीचर क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बिजनेस का जो इनकॉर्पोरेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी बिजनेस अगर कंपनी कहलाना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला फीचर होता है कंपनी का कि उसका इनकॉर्पोरेशन इज मस्ट, मतलब करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी। दूसरा फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के मालिक है, उनका लायबिलिटी जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है। कहां तक लिमिटेड होगा, जिसने जितना रुपया का शेयर परचेज किया है वो उतना रुपया देने के लिए लायबल है। सपोज एक शेयर अगर 10 रुपया का है, एक शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपया का है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर अगर 10 रुपया का है और मान लो इसने 1000 शेयर्स खरीदा है, तो ये कंपनी को कितना रुपया देने के लिए लायबल है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया, तो 1000 शेयर का वैल्यू 10,000 रुपया, उससे 1 रुपया ज्यादा ये देने के लिए लायबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के ओनर्स है, उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कहां तक लिमिटेड होगा, जिसने जितना का शेयर सब्सक्राइब किया है, खरीदा है, उतना रुपया वो देने के लिए लायबल है। तीसरा फीचर लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी बिजनेस अलग है और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग हैं, डिफरेंट। इनके बीच में एक पर्दा है, ठीक है। कंपनी अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है, कंपनी अपने नाम पे लायबिलिटीज इनकर कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे बिजनेस कर सकता है। शेयर होल्डर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इनका अस्तित्व अलग है, इनका अस्तित्व अलग है। तो अगर कंपनी अपने नाम पे लोन लेता है तो क्या शेयर होल्डर से पैसा मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, राइट। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लोन ले रहा है तो क्या हम मुकेश अंबानी से पैसा डिमांड कर सकते हैं? नहीं मांग सकते, बिकॉज मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी। इन दोनों का कोई आपस में मेल नहीं है, क्लियर।
पर देखो ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता था, ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता था। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में ना कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। अगर हम लोग लोन लेंगे और लोन ना चुका पाए तो घर का जितना भी एसेट है वो सब चला जाएगा, घर का बाल्टी गमला सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो पहला फीचर क्या है, इनकॉर्पोरेशन। दूसरा फीचर क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा फीचर का नाम लिखो, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी बिजनेस में किसी के आने से या फिर जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो ये जितने भी शेयर होल्डर्स है सबका एक साथ डेथ हो गया, सब कोई एक साथ कोरोना में शहीद हो गए, तो ऐसा होने से क्या कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं, इनके जो नॉमिनी है, शेयर्स खरीदने समय हमको नॉमिनी डिक्लेयर करना पड़ता है। शेयर्स खरीदते समय हमको नॉमिनी बताना पड़ता है कि मेरे नहीं होने पे शेयर का मालिक कौन होगा। तो इनके जो नॉमिनी है वो ऑटोमेटिक शेयर होल्डर बन जाएंगे। इसका मतलब कंपनी बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता, न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, पुराने मेंबर्स चले जा रहे हैं, कोई पागल हो गया, किसी का डेथ हो गया, कंपनी बिजनेस रुकेगा नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। वर्ड परपेचुअल का मतलब इंफिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट फीचर लिखो, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अब ये क्या होता है, देखो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में जो ओनर है वही बिजनेस को मैनेज करता है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी जो पार्टनर्स है वही बिजनेस को मैनेज करते हैं। बट कंपनी के केस में, इन केस ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट जो होता है वो बीओडी के हाथ में होता है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बीओडी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, मान लो हम लोगों ने क्या किया, वोटिंग किया, और इसमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने इलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और उनको डायरेक्टर्स बना दिया, ठीक है, बीओडी एक टीम बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक कमेटी बना दिया। इतने सारे शेयर होल्डर्स थे, इसी में से किसी को चुन लेंगे और उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देंगे। जो कंपनी के डे टू डे मैटर्स को आए दिन जो डिसीजन लेना है, छोटा मोटा डिसीजन लेना है, छोटा मोटा डिसीजन कौन लेगा? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स है, क्या वो लोग कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे? उनके पास वोटिंग राइट तब किस काम का है? आएंगे वो लोग, साल में एक बार आएंगे एजीएम में। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। देखो एक अच्छा चीज ये हुआ है कि कंपनी अकाउंट से तुम कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हो, तो दोनों का कॉम्बो अच्छा है। तो एजीएम, ईजीएम, ठीक है, ये सब जनरल मीटिंग होता है, हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, हम लोग जब पढ़ेंगे कभी भी, तो जनरल मीटिंग में एजीएम होता है साल में एक बार, एनुअल जनरल मीटिंग। ईजीएम का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कभी भी हो सकता है सडन मैटर्स पे। आग लग गया गोडाउन में, तो एजीएम का वेट करेंगे कि ईजीएम बुलाएंगे? ईजीएम बुलाएंगे। कुछ स्पेशल मैटर डिस्कस करना, बड़ा मैटर जो साल में कभी कभार मिलेंगे, दैट इज एजीएम। और बाकी होता है बोर्ड मीटिंग। तो मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बीओडी के हाथ में। एंड ओनरशिप किसके हाथ में होता है? शेयर होल्डर, जिसको हम लोग मेंबर्स कहते हैं, मेंबर्स के हाथों में, ठीक है, मेंबर्स के हाथों में। शेयर होल्डर्स मेंबर्स, मेंबर्स शेयर होल्डर्स एक है। तो ऐसा बोला जाता है कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मतलब अगर हम लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीदा है और अब हमको पैसा रिलीज करवाना है, हमको पैसा का सख्त दरकार है, तो हम क्या करेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर को किसी को भी बेच देंगे, XYZ को, और उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। हम कंपनी को जाके बोलेंगे मैं पैसा रिफंड कर दो, कंपनी पैसा नहीं लौटाने वाला, ठीक है। तो इसीलिए शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन होता है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और लास्ट लिख लो एक कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? कंपनी
देखो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारे जैसा नेचुरल पर्सन नहीं है। हम लोग देखो नेचुरल पर्सन है, जिंदा इंसान है, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, चिल्लाते हैं। कंपनी के पास ये सब पावर्स नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे क्रिएट होता है कंपनी? ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ, एंड लॉ कैन ओनली मतलब उसको खत्म कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है उसको। तो कॉमन सील का मतलब होता है, जैसे देखो स्कूल में तुम्हारे डॉक्यूमेंट के ऊपर स्कूल एक रबर स्टैंप लगाता था फीस देने के बाद, जिससे क्लियर हो जाता था कि तुमने फीस पे कर दिया है। जैसे कंपनी अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसके ऊपर अपना कॉमन सील लगाता था। हालांकि अब ये बात एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहुत पुराना बात हो गया, अभी डिजिटल सिग्नेचर का जमाना आ गया है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, कंपनी के बिहाफ में सारा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जहां पे भी सिग्नेचर करना है, वो कौन करता है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स ने कहीं पे साइन किया है तो माना जाएगा कि कंपनी ने साइन किया है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी तीन तरह का होता है। एक होता है वन पर्सन कंपनी, जिसको हम लोग ओपीसी कहते हैं, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक मालिक होगा, एक शेयर होल्डर होगा, एक मेंबर होगा, और वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। मतलब वन पर्सन कंपनी का जो मालिक है वो हमारे जैसा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जीता जागता इंसान होना चाहिए, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो फॉरेन नेशनल नहीं हो सकता। वन पर्सन कंपनी का टर्नओवर साल में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे कंपनी लॉ में। बोलो क्या डाउट? Then it ceases to be a one person company। अब वो वन पर्सन कंपनी का स्टेटस खो देगा और उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। दैट इज डिफरेंट टॉपिक। अभी सब शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि हमारा मेन जो है वो आगे आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? ऐसा कंपनी जो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकता, पब्लिक को अपना शेयर्स नहीं बेच सकता, पब्लिक को अपना डिवेंचर्स नहीं बेच सकता, उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद लिख लेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ऐसा कंपनी जो पब्लिक को अपना शेयर्स, डिवेंचर्स बेच सकता है, पब्लिक से पैसा ले सकता है, वो होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे एग्जाम्पल लिखो यहां पे, इसी के नीचे ऐसे लिखना। मान लो हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है राज ओपीसी, मतलब ये राज वन पर्सन कंपनी है, नाम से पहचाने की क्यों कंपनी है। अगर लिखा हुआ है राज पीवीटी एलटीडी, मतलब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर लिखा हुआ है राज एलटीडी, मतलब वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो कंपनी को नाम से पहचाना जाता है कि वो कौन सा कंपनी है। अब आगे लिखो शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, इसके अंदर एक लिखेंगे मैक्सिमम, या पहले मिनिमम लिख देते हैं, पहले मिनिमम और फिर मैक्सिमम। तो देखो वन पर्सन कंपनी का ना मिनिमम कम से कम एक शेयर होल्डर, एक मेंबर, एक ओनर तो होना ही चाहिए, नाम ही है वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 शेयर होल्डर, कम से कम। अच्छा शेयर होल्डर के ब्रैकेट में तुम लिख लो मेंबर्स। हाँ, शेयर होल्डर बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे, बात एक ही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 होना चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 होना चाहिए, 7। मैक्सिमम कितना होगा? वन पर्सन कंपनी में मैक्सिमम भी 1, वन पर्सन कंपनी में मैक्सिमम भी 1, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200। ये देखो प्राइवेट का फेवरेट 2 है, ये बीच में आता है, सेकंड नंबर पे आता है, इसका फेवरेट 2 है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
मैक्सिमम इज इंफिनिटी, अनलिमिटेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड, कोई रोक नहीं है। डायरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स मिनिमम कितना होना चाहिए प्राइवेट 1% कंपनी में? अरे भाई एक तो कम से कम चाहिए, एक। प्राइवेट का फेवरेट क्या है? 2, तो यहां पे भी 2, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो पब्लिक का मिनिमम डायरेक्टर कितना? 3। कितना आसान है याद करना, राइट। और मैक्सिमम डायरेक्टर ओपीसी का कितना होगा? देखो सब 1 है, तो ये भी कितना होगा? आंसर है 15। देखो मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकता है, मालिक एक हो सकता है। जब काम काज बढ़ जाएगा तो डायरेक्टर्स ज्यादा अपॉइंट करना पड़ेगा ना। वहां पे भी कंपनी एक ब्रांच खोल दिया, वहां पे भी कंपनी एक ब्रांच खोल दिया, तो सब एक अकेला मालिक संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। इसलिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितना? 15। कोई बोल रहा सर मेरे को 15 में नहीं पोसा रहा, हमको और चाहिए, तब ना उसको ना एसआर पास करना पड़ेगा। सब सीखोगे तुम लोग कंपनी लॉ जब पढ़ोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके बाद अमेंड करवाना पड़ेगा 15 से ज्यादा। उसके लिए हमको रजिस्ट्रार का परमिशन चाहिए, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैक्सिमम 15, और ये मैक्सिमम 15 हर केस में है। इससे ऊपर जाना है तो रजिस्ट्रार का परमिशन चाहिए। तो ये थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, हमारा पूरा पढ़ाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर बेस्ड है। कौन सा कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है, पब्लिक से पैसा ले सकता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये लोग नहीं कर सकता। देखो ये अपना शेयर इशू कर किसको करता है पता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना क्लोज रिलेटिव्स को, अपना फ्रेंड्स को, चाचा को, मामा को, भाई को, इनको शेयर इशू करता है, इनको शेयर होल्डर बना देता है। देखना बहुत सारा छोटा मोटा कंपनी होता है, ठीक है, बहुत सारा क्या होता है, गारमेंट शॉप, उसने अपना नाम कन्वर्ट करवा लिया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। ट्यूशन सेंटर, उसने अपना नाम कन्वर्ट करवा लिया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। तो नाम के बाद लिखा जाता है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी। वो एक ऐसा कंपनी है जो पब्लिक से पैसा रेस नहीं कर सकता, जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड नहीं है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जिसका शेयर कोटेड है, लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिकता है, उसका शेयर खरीदा जा सकता है। तो ये था थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कंपनी के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे कि शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। हेडिंग दे दो, शेयर कैपिटल। ये जो कंपनी का शेयर कैपिटल है ये कितने तरह का हो सकता है और सबका क्या क्या मतलब है? तो ऐसे लिख देंगे शेयर कैपिटल, सबसे पहला एरो के नीचे लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, थोड़ा और इधर से लिख दे रहे हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और देख के लिखना, इसका और एक नाम होता है नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल। और देख के लिखो, इसका और एक नाम होता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? लिखो, इट इज द मैक्सिमम, हाईलाइट कर लो वर्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट of share capital, it is the maximum amount of share capital which can be raised, by the company, by issuing
shares to the general public by issuing shares to the general public। मतलब कंपनी मैक्सिमम जो पैसा रेस कर सकता है पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल जो हम पब्लिक से ले सकते हैं। एक कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होना चाहिए, उसको खुला सांड जगह छोड़ देंगे, जितना मर्जी उतना शेयर इशू करो, पब्लिक से पैसा लेते जाओ, तो ऐसा नहीं चलता। इसलिए देखो बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कौन रेस कर सकता है, कंपनी, बाय इशूइंग, कैसे करके, बाय इशूइंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को अपना शेयर इशू करके मैक्सिमम कैपिटल जो ले सकते हैं हम लोग पब्लिक से, उसी को बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसी में हल्का सा थोड़ा गैप देके लिखना, ऐसे देके लिखना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब समझाएंगे। आगे लिखो नेक्स्ट वाला, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। मान लो ऑथोराइज शेयर कैपिटल किसी कंपनी का है 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख शेयर्स। अच्छा, रेड पेन से जो लिख रहा है वो नहीं लिखना है, वो सिर्फ समझाने के लिए। एक कंपनी है, उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ऑफ रुपीज 10 ईच मतलब ये हो गया उसका फेस वैल्यू, जिस भी दाम के आगे ऑफ रुपीज लिखा रहेगा वो हो जाएगा फेस वैल्यू। मतलब कंपनी कितना शेयर पब्लिक को मैक्सिमम ऑफर कर सकता है, इशू कर सकता है, 10 लाख, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। मतलब कंपनी मैक्सिमम कितना रुपया कैपिटल रेस कर सकता है पब्लिक से, 100 लाख। ठीक है, 100 लाख, इससे ज्यादा रेज नहीं कर सकता। तो ये हो गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी 10 लाख शेयर इशू कर सकता है, तो क्या कंपनी 9 लाख शेयर इशू कर सकता है? हाँ, ये लिमिट है ना, तो लिमिट के अंदर ही तो कर रहा है। क्या कंपनी 10 लाख 50,000 शेयर इशू कर सकता है? हमारे एग्जांपल में नहीं कर सकता। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द लार्जेस्ट इशूड शेयर कैपिटल, जितना शेयर हम पब्लिक को इशू करेंगे, 9 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो मेरा इशूड शेयर कैपिटल कितना होगा, रुपीज 90 लैक्स। इसका मतलब इशूड शेयर कैपिटल या तो ऑथोराइज के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। इशूड शेयर कैपिटल या तो ऑथोराइज के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, या फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल या इशूड से बड़ा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। इसलिए हमने साइन दिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब इसका मीनिंग लिखेंगे, वन लाइन मीनिंग लिखो, इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, क्या हम बोल सकते हैं ये 9 लाख शेयर इसी का पार्ट है? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लिखो, इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट, is that part of authorized share capital, is that part of authorized share capital, comma, which has been issued by the company to the general public। मतलब इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी ने इशू किया है, ऑफर किया है, किसको, जनरल पब्लिक को। अब इशूड शेयर कैपिटल के बाद लिखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू।
greater than equals to subscribed share capital. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब मान लो, फिर से रेड पेन से लिख रहे हैं, मान लो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी कितना शेयर मैक्सिमम इशू कर सकता है पब्लिक को? 10 लाख। मान लो इशूड शेयर कैपिटल है 9 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बताओ इशूड शेयर कैपिटल इन रुपीस कितना? ₹90 लाख। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जितना शेयर कंपनी इशू करेगा, जितना शेयर कंपनी ऑफर करेगा पब्लिक को, उसका एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 90%, जितना शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर करेगा, इशू करेगा, उसका एटलीस्ट कम से कम 90% मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। मतलब सब्सक्राइब का मतलब होता है खरीदना, मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। जितना भी शेयर कंपनी इशू करेगा, ऑफर करेगा पब्लिक को, उसका एटलीस्ट कम से कम मिनिमम कितना परसेंट? 90% मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को पब्लिक का सारा पैसा 15 दिन के अंदर लौटा देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? फिर से बता रहे हैं, जितना शेयर कंपनी ऑफर करेगा पब्लिक को, जैसे हमारे एग्जांपल में 9 लाख शेयर ऑफर किया गया है पब्लिक को, ₹10 ईच, तो 9 लाख शेयर्स का 90% होता है 8,10,000 शेयर्स। तो 8,10,000 शेयर्स पब्लिक को खरीदना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक 8,10,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं खरीदा, तो उससे कम जो शेयर सब्सक्राइब हुआ है, जितना भी पैसा आया है, फॉर एग्जांपल 9 लाख शेयर कंपनी इशू किया, मिनिमम पब्लिक को कितना खरीदना था? 8,10,000 शेयर्स, बट सब्सक्राइब हुआ सिर्फ 6 लाख शेयर्स। तो 6 लाख शेयर्स पे ₹10 करके कितना आया था कंपनी के बैंक अकाउंट में? 60 लाख। पूरा पैसा कंपनी को 15 दिन के अंदर सारा पब्लिक को रिटर्न करना पड़ेगा, जिससे जिससे लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में ये सब है, और ये अकाउंट्स में भी है, दोनों जगह है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये क्राइटेरिया है, कंडीशन है। कंपनी में ना बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है भाई, ऐसा अपना मन से काम नहीं कर सकते, बहुत सारा कायदा कानून है, सब याद रखना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है? जितना शेयर कंपनी ऑफर करेगा पब्लिक को, जितना शेयर कंपनी इशू करेगा पब्लिक को, उसका कम से कम मिनिमम एटलीस्ट कितना परसेंट? 90% मस्ट बी, कैन बी, शैल बी, ऐसा बोल रहा है? नहीं, मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को सारा पैसा पब्लिक का लौटाना पड़ेगा। एक चीज सोचो, कोई भी नया कंपनी आया है मार्केट में, उसका शेयर्स 90% सब्सक्राइब हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसा कंपनी को बचाने के लिए एक चैप्टर है हमारा सिलेबस में, देखो, अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग और शेयर्स एंड डिवेंचर। जब वो चैप्टर में जाएंगे तब ये रेस करेंगे, पॉइंट फिर से उठेगा। ठीक है, ये पॉइंट उठाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। अभी तुमको इतना याद रखना है कि जितना शेयर कंपनी इशू करेगा, उसका एटलीस्ट कम से कम कितना परसेंट? 90% मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सब्सक्राइब्ड हुआ है 8,50,000 शेयर, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 8,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस डेटा को देख के बताओ, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इन रुपीस कितना? 100 लाख, 1 करोड़। इस डेटा को देख के बताओ, इशूड शेयर कैपिटल इन रुपीस कितना? 90 लाख।
और इस डेटा को देख के बताओ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल रुपीस कितना, 85 लाख। सब्सक्राइब का भी दो पार्ट होता है, वो उतना भी नहीं बता रहे हैं, एक होता है फुल्ली पेड अप, एक होता है नॉट फुल्ली पेड अप, वो बाद में आएंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं, चैप्टर का पहले ओवरव्यू ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर व्यू। अब ये तुम समझो, क्या ये 8,50,000 शेयर्स 9 लाख शेयर्स का पार्ट है? बिल्कुल। तो इसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं, जैसे इसके लाइन लिखे इसके कंपैरिजन, तो इसको भी लिख दो, लिखो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल is that part of issued share capital which has been subscribed। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन लेना, खरीदना। which has been subscribed by the general public। by the general public। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बाद कहानी आता है, लिखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब देखो क्या होता है, कंपनी ना पैसा तोड़ तोड़ के लेता है, ठीक है। मान लो अगर एक शेयर 10 रुपया का है, रेड पेन से जो लिख रहे हैं वो समझाने के लिए लिख रहे हैं। मान लो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो कंपनी पैसा तोड़ तोड़ के लेगा। एप्लीकेशन स्टेज, एप्लीकेशन क्या होता है, जब हम अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर बनने के लिए, शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो कंपनी बोल रहा है जब कोई अप्लाई करेगा फॉर परचेजिंग शेयर्स, तभी उसको मान लो 2 रुपया दे देना है 10 रुपया में से, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेज, मान लो हमको 10,000 शेयर खरीदना है, तो हम कंपनी को एज अ शेयर होल्डर, सॉरी एज एन इन्वेस्टर, शेयर होल्डर नहीं, एप्लीकेशन पे हम शेयर होल्डर नहीं बनते। तुमने जब स्कूल में कॉलेज में अप्लाई किया था तब तुम स्टूडेंट नहीं बने थे, तब तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, तब तुमको एक क्लास अलॉट किया गया, तब तुम स्टूडेंट बन गए। वैसे ही इंडिविजुअल या कोई भी शेयर होल्डर कैसे बनता है, अलॉटमेंट के बाद। तो एप्लीकेशन का स्टेज पे कितना रुपया था, 2 रुपया। मान लो कंपनी अलॉटमेंट पे कंपनी 4 रुपया ले रहा है, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहा है, फिर से ले रहा है कंपनी 3 रुपया ले रहा है, और फाइनल कॉल पे कंपनी 1 रुपया ले रहा है, ठीक है। तो कंपनी इस तरह से पैसा मांग रहा है, मतलब कोई भी शेयर होल्डर जो है ना, उसको पैसा तोड़ तोड़ के देना है। अगर कोई 10,000 शेयर खरीदेगा तो एप्लीकेशन पे कितना देगा, या मान लो कंपनी 1 लाख शेयर ऑफर किया पब्लिक को, पब्लिक सारा खरीद लिया, तो उस समय एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा कंपनी के पास, 1 लाख शेयर पे 2 रुपया करके। फिर अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 1 लाख शेयर पे 4 रुपया करके। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा, 1 लाख शेयर पे 3 रुपया करके। तो जितना पैसा कंपनी मांग लेता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किससे, शेयर होल्डर से, जितना पैसा कंपनी डिमांड कर लेगा, मांग लेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे शेयर होल्डर से, उसी को बोल देते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इसका मतलब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जिसके लिए पैसा कौन डिमांड किया है, कौन मांगा है, कंपनी। क्लियर? तो लिख दो इसलिए देखो लैंग्वेज लिखे हैं। अगर पब्लिक ने सारे 8 लाख शेयर्स खरीदा 10 रुपया ईच, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम 85 लाख, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कंपनी अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा है तो पूरा पैसा नहीं मांगा अभी तक। क्लियर? इसलिए सब जानना जरूरी है। तो लिखो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, लिखो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल
is that part of subscribed share capital called up share capital called up share capital is that part of subscribed share capital which has been called up by the company, which has been called up by the company. Last, greater than equals to paid up share capital. ये सब कुछ तुम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ रखा है, मतलब यहाँ तक का बात। तो धीरे धीरे सबको क्लास 12 वाला कहानी याद आ रहा है। पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखो पेड अप क्या होता है। मान लो, हेलो ध्यान दे, 10 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकता था, उसमें से कंपनी 9 लाख शेयर इशू किया है, पब्लिक 8.5 लाख शेयर परचेज किया है ऑफ ₹10 ईच, मतलब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना 85 लाख। उसमें से कंपनी 85 लाख शेयर्स पे मान लो 8 रुपया करके डिमांड किया है, अभी 2 रुपया नहीं मांगा फाइनल कॉल का, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना होगा 8,50,000 शेयर्स पे 8 रुपया करके कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब मांगने पे पूरा मिल जाए जरूरी तो नहीं, कंपनी 8 रुपया करके मांगा, लेकिन इसमें मान लो एक शेयर होल्डर जो 5,000 शेयर खरीदा है वो 2 रुपया करके नहीं दे पा रहा है, अभी फिलहाल नहीं दे पा रहा है। कंपनी 8,50,000 शेयर्स पे 8 रुपया करके डिमांड किया, तो ये जो डिमांड किया कंपनी, इसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इस 8,50,000 में से 5,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके नहीं मिला मांगने पे भी। इसका मतलब ये होता है कि रिमेनिंग 8,45,000 शेयर्स पे कितना करके मिल गया, 8 रुपया ईच, राइट। तो जितना पैसा मिल गया उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। जितना पैसा मिल गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। इसीलिए पेड अप शेयर कैपिटल या तो कॉल्ड अप के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, कॉल्ड अप से बड़ा नहीं हो सकता। लिखो पेड अप शेयर कैपिटल is that part of called up share capital which has been actually paid by the जनरल पब्लिक। तो यहां से क्या सीखे कि पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो पार्ट है, पेड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द जनरल पब्लिक। अब लिखो नोट, इसी के नीचे लिख दो नोट। नोट में लिखो only
only paid up share capital appears in the company's balance sheet prepared in accordance with the Companies Act 2013. मतलब कंपनी के बैलेंस शीट में सिर्फ कौन सा कैपिटल आता है? पेड अप शेयर कैपिटल, बाकी सब नहीं आता। बाकी सबको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, वो क्या होता है वो बाद में सीखेंगे। तो कंपनी के बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कैपिटल आता है? पेड अप शेयर कैपिटल। जब हम कंपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ कौन सा कैपिटल आएगा? पेड अप शेयर कैपिटल। उसमें अदर शेयर कैपिटल्स के ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, ये सब नहीं आएगा। ये सब कहीं दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। उसको हम लोग को नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटी हम लोग समझ गए कि कैपिटल कितने तरह का होता है, कंपनी कैसे कैसे पैसा डिमांड करता है। अब लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री से पहले कुछ और बात लिख लेते हैं। लिखो, कॉपी पीस में हेडिंग दे दो, टाइप्स ऑफ कंपनीज, सॉरी टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी तो हो गया, टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। अब क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स, क्या होता है इक्विटी शेयर्स, क्या उसका मीनिंग क्या है? देखो, प्रेफरेंस का मतलब होता है ना किसी को प्रेफरेंस देना, इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना। जब हम किसी को प्रेफरेंस देते हैं ना, मतलब हम किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिनको प्रेफरेंस मिलेगा दो बातों पे। पहला बात कौन सा? राइट टू डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसको प्रेफरेंस मिलेगा, महत्व मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा दो बातों पे। पहला बात क्या है? राइट टू डिविडेंड। जब भी कंपनी डिविडेंड देगा, प्रॉफिट्स बांटेगा शेयर होल्डर्स में, प्रॉफिट में हिस्सा देगा, दैट इज डिविडेंड देगा, सबसे पहले हम डिविडेंड किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बचेगा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ज्यादा बचेगा तो ज्यादा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मतलब सबसे पहले हम डिविडेंड किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एट अ फिक्स्ड रेट। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है ना, वो फिक्स्ड है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो तुम खाना पहले खुद खा लोगे या पहले रिश्तेदार को खिलाते हो? पहले रिश्तेदार को खिलाते हैं हम लोग, लिमिटेड खिलाते हैं, है ना। एक बार रसगुल्ला लेके जाएंगे, अगला बार उनसे हल्का सा पूछेंगे, और एक बार नहीं तो ठीक है, नहीं ठीक है, तो उनको लिमिटेड मिलता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मान लो रिश्तेदार को खिलाए, खुद नहीं बचा, तो जो मूढ़ी मैगी जो बचा था वो खा के सो जाते हैं। ज्यादा बच जाता तो ज्यादा ज्यादा खाएंगे, नहीं बचेगा तो नहीं खाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रियल ओनर्स कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे हम लोग घर के रियल ओनर्स हैं, चाचा जी, मामा जी, ये लोग रियल ओनर्स नहीं है, लोग रिश्तेदार है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाचा और मामा लोग जैसे होते हैं। राइट टू डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, इनको मिलेगा, पहले मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। इनके देने के बाद बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा डिविडेंड, नहीं तो नहीं मिलेगा।
मतलब इक्विटी का जो राइट है डिविडेंड पे वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, ज्यादा भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दूसरा बात कौन सा होता है? राइट टू रिफंड ऑफ कैपिटल, राइट टू रिफंड ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ये एक नया वर्ड है तुम्हारे लिए। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? जब कंपनी बंद हो रहा है, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गया, लिक्विडेट हो रहा है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑब्लिक वाइंडिंग अप। टर्म्स अलग है, मीनिंग सेम है। लिक्विडेशन ऑब्लिक वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगा सबसे पहले कैपिटल, सारा एसेट वेसेट बेच के पहले तो बाहर वाले को सल्टाएंगे, जैसे पीसमिल में किए थे, अगर तुमको याद हो, पार्टनरशिप में पहले बाहर वाले को चुका देते हैं, फिर जो बच जाता है तो मालिक लोग का बारी आता है। मालिक लोग में सबसे पहले मालिक कौन कौन है? मतलब किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल लौटा देंगे। अगेन वही चीज, बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा और नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होता है जिसको दो चीजों पे प्रेफरेंस मिलता है, एक होता है राइट टू डिविडेंड और एक होता है राइट टू रिफंड ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वाइंडिंग अप। अब इक्विटी शेयर्स क्या होता है? कंपनी लॉ में डेफिनेशन लिखा हुआ है, कंपनी लॉ एकदम बहुत अच्छा बात बोला, लॉ डेफिनेशन ऐसा बनाया है, कंपनी लॉ हमारे सिलेबस में भी है, बोलता है वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इक्विटी शेयर्स है, बात खत्म। वो शेयर्स, द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स। तो लिख दो, द शेयर्स which are not preference shares are equity shares। वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ शेयर। अब कॉपी में हेडिंग दे देते हैं जर्नल, कुछ बेसिक एंट्रीज हम लोग लिख लेंगे जिससे हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एंट्री किस बात का होगा? ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का एंट्री। सम्स का शुरुआती होगा इश्यू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन का एंट्री के साथ। एप्लीकेशन में पहले रिसीव का एंट्री होता है, कंपनी पहले पैसा रिसीव करेगा। कंपनी मेरे घर पे नहीं आया था, कंपनी ने मुझे ऑफर दिया था, हम कंपनी के पास गए थे, हम कंपनी का बैंक अकाउंट में जाके पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा बताओ? जब हम एप्लीकेशन का पैसा जमा करेंगे तो कंपनी के बैंक में पैसा जाएगा और कंपनी का बैंक कंपनी के लिए एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट। तो एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर एप्लीकेशन, क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड बोलेगा तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस वर्ड बोलेगा तो प्रेफरेंस लिखेंगे, नहीं बोलेगा तो बस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विटी शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहले रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का नेक्स्ट एंट्री होता है जो भी पैसा मिला उसको या तो हम ट्रांसफर कर देंगे या फिर इसको ड्यू का एंट्री भी बोलते हैं। कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है या फिर ड्यू का एंट्री क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर तुम ध्यान से समझो, ये शेयर एप्लीकेशन और ये शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा तो नेट में तो एंट्री वही बन रहा है जो बचपन में सीखे थे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बचपन में एंट्री क्या सिखाया गया था? कैश टू कैपिटल। आज कंपनी है तो कैश का जगह बैंक टू कैपिटल, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है, लिखना तो वही है, अकाउंटिंग तो वही है, तो ऐसे काटना नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। ऑन एप्लीकेशन। नेक्स्ट लिखो ऑन अलॉटमेंट, नंबर 2 दे दो ऑन अलॉटमेंट।
तो एप्लीकेशन की जगह ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से ना उल्टा होगा, अलॉटमेंट से पहले ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होगा, ये सीक्वेंस याद रखना है। अलॉटमेंट से पहले ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री होगा और बाद में रिसीव का एंट्री होगा। तो पहले ड्यू ट्रांसफर का एंट्री क्या बनता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर कंपनी 10 रुपया का शेयर मार्केट में 12 रुपए बेचेगा, अगर कंपनी 10 रुपया का शेयर जिसका फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, असली दाम 10 रुपया है, जिस शेयर का फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, असली दाम कितना है 10 रुपया, अगर कंपनी उसको 12 रुपए में बेच रहा है तो कंपनी के पास प्रीमियम दैट इज एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2 रुपया। रियल लाइफ में ना ऐसे होता है, 10 रुपया शेयर का फेस वैल्यू है, 1750 रुपए में बिक रहा है, तो प्रीमियम कितना हो गया 1740। 10 रुपया शेयर का फेस वैल्यू है, 3390 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, तो प्रीमियम कितना हो गया 3380। हमारा किताब में 2 रुपया 3 रुपया दिखेगा, 5 रुपया दिखेगा तो हम लोग डाउट में आ जाते हैं इतना कैसे हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ब्रैकेट में लिख लो इफ एनी, अगर सम्स में प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम का एंट्री ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री में आता है। रिसीव, रिसीव में एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड, अब लिखो ऑन कॉल 3 नंबर, नेक्स्ट एंट्री ऑन कॉल, अलॉटमेंट के बाद ऑन कॉल, कॉल में भी सेम, कॉल में पहले ड्यू ट्रांसफर का एंट्री, कॉल में भी पहले ड्यू ट्रांसफर का एंट्री और बाद में रिसीव का एंट्री, मतलब एप्लीकेशन में पहले रिसीव बाद में ड्यू ट्रांसफर, लेकिन अलॉटमेंट से पहले ड्यू या फिर ट्रांसफर बाद में रिसीव है। तो एंट्री क्या बनेगा, देखो ड्यू ट्रांसफर का एंट्री क्या बनेगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी कॉल रहेगा, फर्स्ट कॉल रहेगा, फाइनल कॉल रहेगा, ये सब बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स का नाम है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, रिसीव का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग आगे जो एंट्रीज इसमें लिखेंगे, इसमें स्पेस छोड़ रखना कम से कम 1 पेज, ठीक है, स्पेस छोड़ रखना कम से कम 1 पेज। तो आज पूरा कंपनी का देखो पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब कल से स्टार्ट करेंगे सम। शुरुआत में हम लोग कुछ सम्स अपने सेल्फ एग्जाम्पल से करेंगे और 1 से 2 क्लास के बाद जब बेस सेट हो जाएगा तब हम लोग जो बुक्स है या फिर जो भी शीट तुमको पीडीएफ तुमको मिलेगा उससे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल है।